कि विपक्ष अभी दो हिस्सों में बटा है। कुछ हिस्सा यूपीए के साथ है, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता में काम कर रहा है, और कुछ हिस्सा जो तीसरे मोर्चे के तौर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको केसीआर एक सूत्र में बांधने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो है। तो विपक्ष का वोट थोड़ा सा अभी बटा हुआ है। बसपा के साथ दलित और पिछड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं है कि वो जा चुका है, और इसी को अपनी नींव बनाते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि मायावती ने ये सोचा हो कि हम इसी को लेकर अब चलेंगे, जिस वजह से, जिसका रीजन ही पार्टी हमारा ये था कि पिछड़ों को उठाना, और अगर ये टॉपिक चल भी रहा है तो वो सोच रहे हैं कि फायदा तो होना ही है। मायावती अगर गठबंधन करती हैं किसी भी पार्टी से, तो ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि उन्हें ही नुकसान होता है, उन्हें कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि मायावती की तुष्टीकरण की राजनीति को तमाम लोगों ने देखा। उनके ये वाले नारे को भी सुना है, तिलक तराजू और तलवार सबको मारो जूते चार। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में हर एक पार्टी अब पूरी तरीके से मेहनत मशक्कत कर रही है, लेकिन किसकी मेहनत रंग लाएगी ये तो नतीजा ही तय करेगा। जिस तरीके से पीएम मोदी के लिए योगी आदित्यनाथ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार अपनी झोली में लाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करते नजर आ रहे हैं, हर एक शानदार ऐलान कर रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे ग्लोबल समिट हो, या फिर यहाँ पर बात करें महिलाओं की सुरक्षा का ही मुद्दा क्यों ना हो। इन सभी मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ की नज़रें पूरी तरीके से बनी हुई हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि उत्तर प्रदेश में अकेले योगी आदित्यनाथ नहीं है, 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती भी हैं, और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से ताबड़तोड़ फैसले इस बार लोकसभा चुनाव को ले रहे हैं। कहा जाता है कि अगर लोकसभा चुनाव अगर आपको अपनी झोली में करना है, महाराष्ट्र हो गया, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता हो गई, आप पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाइए, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान, गुजरात भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर देता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी सीटें रहती है जहाँ पर कभी भी बदलाव हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें अगर एकदम से 70 to 80% वोट परसेंटेज आपकी झोली में आ गए तो आसान रहता है आपके लिए चुनाव जीतना। उन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सत्ता के खेल में आज बात करेंगे हमारे खास सहयोगियों से कि लोकसभा चुनाव 2024 में महागठबंधन विपक्षी पार्टी का क्या हो पाएगा, या फिर इस बार योगी आदित्यनाथ और मोदी की जोड़ी मिलकर 300 का आंकड़ा आसानी से पार करती नजर आएगी। जो सर्वे अभी तक दावा कर रहा है उसमें यही कहा जा रहा है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो 300 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। लेकिन राहुल की यात्रा, मायावती के द्वारा किए गए ऐलान, अखिलेश शिवपाल का साथ आना, यह सब क्या जाया हो जाएगा? इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास सहयोगी राकेश सर मौजूद हैं। उनसे सीधा जानकारी लेना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी पार्टियों का पक्ष की पार्टियों के खिलाफ क्या रुख है? देखिए, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अभी हम जैसे देख रहे हैं कि तेलंगाना में केसीआर है, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाई बीआरएस। अभी उसके साथ भगवंत मान और बाकी जो केजरीवाल और नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ये सब लोग शामिल हुए। उसके अलावा केंद्रीय स्तर पर एक पार्टी है कांग्रेस, जो यूपीए की अध्यक्षता करती है। अब इसमें आपको ये समझना होगा कि विपक्ष अभी दो हिस्सों में बटा है। कुछ हिस्सा यूपीए के साथ है, यानी कांग्रेस की अध्यक्षता में काम कर रहा है, और कुछ हिस्सा जो तीसरे मोर्चे के तौर पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको केसीआर एक सूत्र में बांधने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो है। तो विपक्ष का वोट थोड़ा सा अभी बटा हुआ है। अगर हम बात करें कि 2024 में, तो 2024 में ये थोड़ा कई सर्वे भी हुए हैं, तो ये थोड़ा सा साफ होता दिख रहा है कि एनडीए की सरकार आ सकती है, लेकिन अभी 24 मई की कहानी है। लेकिन विपक्ष जिस आधार पर बटा हुआ है, इससे हाँ फायदा अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो एनडीए को होने वाला है। तो विपक्ष अगर एक साथ आता है तो तब जाकर यूपीए या विपक्ष की सरकार केंद्र में आ सकती है। एक सवाल ये रहेगा कि बीजेपी ये तय करती है कि एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है अगर एक ही चेहरे को बार बार उतारा जाए, जैसे कि जयराम रमेश ठाकुर को लेकर इस बार हिमाचल चुनाव में बहुत चर्चाएं थी कि एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, चेहरा बदलना चाहिए था। लेकिन ये पीएम पद पर लागू क्यों नहीं होता? तीसरी बार भी पीएम मोदी को आए कर रहे हैं योगी और नितिन गडकरी और साथ ही साथ अमित शाह जैसे शानदार नेताओं के बावजूद। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लंबा सियासी वर्चस्व है, मजबूत राजनीतिक छवि भी है। अभी उस राजनीतिक छवि को बीजेपी ने बनाए रखा है। देखिए, एक चीज होती है कि आपने एक नेता खड़ा किया, नेता को खड़ा करने के पीछे जो काडर मेहनत करता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे बीजेपी और आरएसएस जो उनका संरक्षण, वैचारिक संरक्षण करता है, वो जमीन पर काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी जो राजनीतिक छवि है
बहुत मजबूत है बनिस्बत अगर हम विपक्ष के दूसरे नेताओं के बारे में बात करें। तीसरा कि एक राजनीतिक सिद्धांत भ्रष्टाचार का जो मुद्दा अभी पीछे हमने राज्यसभा और लोकसभा में भी देखा, तो जिस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जो उनकी भाषण शैली थी और जो उन्होंने कहा कि मोदी एक दिन में नहीं चमका, पूरी जिंदगी खपाई है, तो ये जो तरीके हैं और जो लोगों को आपस में जोड़ने का तरीका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली से झलकता है और लोग आपस में उनसे कनेक्ट करते हैं। और लोगों अब तो जो मजबूत राजनीतिक छवि है विपक्ष उसको ध्वस्त नहीं कर पा रहा, और विपक्ष को समझना होगा कि जितना ज़्यादा वो मोदी पर वार करेंगे उनकी राजनीतिक छवि और मजबूत होती चली जाएगी। तो अभी नरेंद्र मोदी हैं जो विपक्ष के सभी नेताओं को धरातल पे भी टक्कर दे रहे हैं। जी, यही बात उन्होंने सदन में भी कही थी और छाती ठोक कर कही थी कि एक अकेला सब पर भारी, ये आपको याद ही होगा। लेकिन इसी पर चर्चा करना चाहेंगे अपने तमाम सहयोगियों से कि आखिर विपक्ष के साथ जो सबसे बड़े एक चेहरे के तौर पर अब जानी जा रही है मायावती, उनका क्या रुख रहने वाला है। जैसा कि हमने कहा 80 लोकसभा सीटें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, उसमें से पिछली बार सपा और बसपा एक गठबंधन ने 15 निकाली थी, जिसमें से 5 सपा को और गई थी और 10 सीटें गई थी बसपा की ओर। लेकिन मायावती का रुख इस बार जन्मदिन के दिन आप क्या उम्मीद करते हो किसी से कि कोई अपनी तारीफ करेगा या जन्मदिन सेलिब्रेट करेगा, गरीबों के बीच सेलिब्रेट करेगा। लेकिन मायावती के मन में ना जाने अचानक से क्या उठा, कुछ ना कुछ ऐसा हलचल हुई जिसकी वजह से उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार वो अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। और अब कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को होगा। और एक तरीके से देखा जाए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से दूरी बनाई हुई थी और साथ ही साथ उन्होंने कोई भी फैसला अभी तक ना ही केसीआर को लेकर ना ही राहुल गांधी को लेकर उन्होंने लिया है। नवीन पटनायक को लेकर भी उनकी कोई राय साफ नहीं हो रही, ममता बनर्जी के समर्थन में भी नजर नहीं आ रही। लेकिन मायावती की अगर बात करें, अगर उनको अपनी सियासी धरातल जमीन बचानी है तो बीजेपी के समर्थन में कहीं ना कहीं आना होगा, वरना बीजेपी उनको धीरे धीरे खोखला कर देगी, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। इसी पर यहाँ पर सवाल लेना चाहेंगे खास सहयोगी पीयूष से कि उनका क्या मानना है कि क्या आपको नजर आ रहा है कि मायावती ना तो कांग्रेस के साथ जा रही है, पंजाब में अकाली दल से उन्होंने गठबंधन कर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या बीजेपी के साथ मिलकर वो कोई खेला करेंगी कांग्रेस और सपा के खिलाफ? देखिए, अगर अभी बोला जाए कि इस वक्त मायावती ने जो बोला था कि हम अकेले लड़ेंगे, तो देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, क्योंकि जो बसपा है वैसे तो देखिए और स्टेट्स में भी इलेक्शन लड़ती है, दिल्ली में भी लड़ती है, राजस्थान में भी लड़ती है। लेकिन अगर यूपी, खासकर यूपी की बात करें जिसमें 80 लोकसभा सीट है, तो आपको पता होगा कि रामचरितमानस का जो देखिए मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया था, फिर देखिए अखिलेश यादव के ऑफिस के बाहर देखिए मैं भी हूँ शूद्र वाले जो पोस्टर अभी भी लग रहा है, कल भी लगा था, तो उससे देखिए कि कहीं ना कहीं बसपा जो है वो थोड़ा सा अपने आप को प्रॉफिटेबल मान रही है उससे, क्योंकि बसपा का देखिए जन्म ही इस वजह से हुआ था कि वो पिछड़ों को अपलिफ्टमेंट करेगी, पिछड़ों, हाँ, दलितों के लिए बनी है, पिछड़ों के लिए बनी है, इन सब के लिए बनी है। अब जब ये मुद्दा इतना उठ रहा है तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे कि इस मुद्दे को और खींचा जाए, 2024 तक लाया जाए, और इसी पर अगर बसपा, क्योंकि देखिए बसपा के साथ दलित और पिछड़ा वर्ग है, ऐसा नहीं है कि वो जा चुका है, और इसी को अपनी नींव बनाते हुए शायद ऐसा हो सकता है कि मायावती ने ये सोचा हो कि हम इसी को लेकर अब चलेंगे, जिस वजह से, जिसका रीजन ही पार्टी हमारा ये था कि पिछड़ों को उठाना, और अगर ये टॉपिक चल भी रहा है तो वो सोच रहे हैं कि फायदा तो होना ही है, तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि हमें अकेले लड़ना चाहिए। ये जो मूलभूत देखिए उनका आधार था बोलने का। अब क्योंकि अगर हम लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के, आपने बोला कि बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि देखिए उनकी ट्वीट्स तो ऐसा इशारा नहीं कर रही है, क्योंकि बार बार वो पिछड़े वर्ग पे बोल रही है, योगी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल रही है, अखिलेश के खिलाफ भी बोल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ न जाकर छोटे छोटे दलों के साथ देखिए अपना गठबंधन कर सकती है। और रही अखिलेश की बात, तो अखिलेश यादव ने तो साफ मना कर दिया परसों ही कि जितने भी दल इस वक्त हमारे साथ है बस उतने ही रहेंगे और कोई नया गठबंधन हम नहीं करेंगे, साफ बोल दिया। लेकिन सत्ता का खेल है, राजनीति में कभी बदल जाता है, किसी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, किसी के साथ भी गठबंधन हो जाता है। किसने उम्मीद करी थी कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से, यूपी की सत्ता से ओपी राजभर से गठबंधन करेंगे, लेकिन हुआ वो गठबंधन। लेकिन चर्चा इसी बात को लेकर एक आखिरी सवाल का जवाब यहाँ पर जानना चाहेंगे शाहजेब से कि उनकी क्या राय है कि अगर बसपा किसी का समर्थन नहीं कर रही है तो उससे फायदा क्या बीजेपी को मिलेगा या सपा को मिलेगा उत्तर प्रदेश की सत्ता में? देखिए, जिस तरीके से अभी दलित वोट बैंक को भी एक तरीके से बिखेर दिया गया, मायावती का जो कोर वोट बैंक है वो एमडी यानी कि मुस्लिम और दलित फैक्टर है, और सपा का भी अगर आप वोट बैंक देखेंगे तो उसमें मुस्लिम और यादव फैक्टर आ जाता है। लेकिन अभी दलितों को साधने का भी जो है अखिलेश यादव
प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। और मायावती अगर गठबंधन करती हैं किसी भी पार्टी से तो ये बात उन्होंने खुद भी कही थी कि उन्हें ही नुकसान होता है, उन्हें कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मायावती की तुष्टीकरण की राजनीति को तमाम लोगों ने देखा है। उनके ये वाले नारे को भी सुना है, तिलक तराजू और तलवार सबको मारो जूते चार। उसके बाद फिर उनका जब लोकसभा का दौर आया तब फिर उन्होंने ये भी नारा दिलवाया कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति को से उनको नुकसान हुआ है। इस वजह से मायावती इस बार अपने कोर वोट बैंक पर ध्यान दे करके जो है अपना राजनीतिक वर्चस्व जो उनका उत्तर प्रदेश में है उसको बचाना चाह रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सहयोगियों की कहीं ना कहीं राय थी मायावती के अगले कदम को लेकर। ये इसलिए हमने चर्चा करी क्योंकि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और राहुल गांधी के लिए इस समय बूंद बूंद काफ़ी रहेगा। जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, अगर मायावती के पास 10 सीटें भी हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार चुनाव में करीब 52 सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल पाई थी और यूपीए का टोटल गठबंधन जो था वो 90+ सीटें निकाल पाया था। तो ज़्यादा बड़ा कोई फायदा नहीं था, लेकिन अगर मायावती, सपा, बसपा ऐसी तमाम बड़ी पार्टियां साथ आ जाती तो शायद कांग्रेस को और ज़्यादा बढ़त मिल सकती थी। अगर संसद में भी कहीं ना कहीं बैठना है तो उसके लिए भी कुछ आंकड़े होते हैं, वो भी ध्यान रखना होगा कांग्रेस पार्टी को। लेकिन राहुल गांधी खुलकर ना तो समर्थन कर रही हैं, ना ही उनके खिलाफ नजर आ रही हैं, ना ही अखिलेश का समर्थन कर रही हैं, ना ही उनके खिलाफ नजर आ रही हैं। मायावती का इस बार रुख कुछ अलग नजर आ रहा है और इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा, ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है। अब देखते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन ना करते भी उनका समर्थन कर देना बाहरी तौर पर कितना ज़्यादा नुकसान और फायदा देता है राहुल गांधी के कहीं ना कहीं सपने को, जो वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते नजर आ रहे हैं। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में आज इतना ही। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।